कभी सोचा है कि हजारों साल पहले एक ऐसी महान सभ्यता भी थी जो मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ी थी, लेकिन फिर वो इतिहास के पन्नों से जैसे गायब ही हो गई। आज हम उसी गुमशुदा दुनिया यानी सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। यही यही वो एक सवाल है जो आज तक इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को सोचने पर मजबूर करता है। लाखों लोगों की पूरी सभ्यता आखिर कहाँ चली गई? तो चलिए एक जासूस की तरह सुरागों को एक एक करके जोड़ते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव है इसकी दोबारा खोज की कहानी। एक ऐसा साम्राज्य जो सदियों तक हमारी नजरों के ठीक सामने जमीन के नीचे दफन रहा। देखिए, इस राज से पर्दा उठने में लगभग 100 साल लग गए। 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार कुछ अजीब से टीले देखे, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस खजाने के ऊपर खड़े हैं। फिर 1850 के दशक में अलेक्जेंडर कनिंघम आए, लेकिन वो भी इसकी असली अहमियत को समझने से चूक गए। और फिर साल आया 1921, जब सर जॉन मार्शल की अगुवाई में हुई खुदाई ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो हुआ ये कि इस महान सभ्यता का जो पहला सबूत मिला वो हड़प्पा नाम की जगह पर मिला था, और बस इसी वजह से इसका सबसे मशहूर नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। ये नाम सीधा सीधा इसकी खोज की कहानी से ही जुड़ा हुआ है। अब आता है पहला और सबसे बड़ा सुराग, जो उनके शहरों में छुपा है। इन शहरों की बनावट इतनी कमाल की और इतनी व्यवस्थित थी कि आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, नहीं, ये सभ्यता लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। ये उस जमाने के मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दें तो भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। सोचिए जरा कितना विशाल रहा होगा इनका इलाका। अगर इसके फैलाव को देखें तो उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगेडोर तक, मतलब एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था ये। उनके शहरों को देख के ही एक बहुत ही स्पष्ट और सोची समझी प्लानिंग नजर आती है। शहर आम तौर पर 2 हिस्सों में बंटे होते थे। एक था ऊंचा किले जैसा हिस्सा, जिसे गढ़ कहते हैं, माना जाता है कि यहाँ शासक वर्ग रहता होगा, और दूसरा था एक बड़ा निचला शहर जहाँ आम लोग रहा करते थे। और अगर उनकी इंजीनियरिंग की बात करें तो वो तो अपने समय से हजारों साल आगे थे। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्रीज पर काटती थीं, किसी चेस बोर्ड की तरह। पूरी सभ्यता में चाहे उत्तर हो या दक्षिण, हर जगह एक ही साइज की ईंटें इस्तेमाल होती थीं, 4:2:1 के अनुपात वाली। और उनकी ड्रेनेज सिस्टम, ढकी हुई नालियां, मैनहोल। शायद ये जानकर हैरानी होगी कि लंदन और पेरिस जैसे शहरों में ऐसी व्यवस्था आने में करीब 4000 साल और लग गए थे। तो शहरों की बनावट तो देख ली, अब चलिए उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो इन शहरों में बसते थे। आखिर वे करते क्या थे, रहते कैसे थे, और उनका व्यापार कहाँ-कहाँ तक फैला था। एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है, सिंधु घाटी के लोग ही दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले लोग थे, और उनकी कपास इतनी मशहूर थी कि ग्रीक लोग उसे सिंडन कहते थे, जो सिंध शब्द से ही बना था। ये उनकी खेतीबाड़ी की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उनका आर्थिक जीवन भी काफी तरक्की पर था। वो बार्टर सिस्टम के जरिए दूर दूर के देशों से व्यापार करते थे। वे अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली जैसा कीमती पत्थर, राजस्थान से तांबा और कर्नाटक से सोना मंगवाते थे। ये सबूत हैं उनके एक बहुत बड़े ट्रेड नेटवर्क का। अब बात करते हैं उनके विश्वास की, उनकी मान्यताओं की। इसका सबसे बड़ा सुराग हमें मोहनजोदड़ो से मिली एक मोहर पर मिलता है। इस पर एक योगी जैसी आकृति है जो जानवरों से घिरी हुई है। कई जानकार इसे भगवान शिव का शुरुआती रूप यानी आद्य शिव या पशुपति मानते हैं। लेकिन यहीं पर एक और बड़ा रहस्य सामने आ जाता है। इतनी बड़ी, इतनी विकसित सभ्यता, और आज तक की खुदाई में एक भी मंदिर का कोई नामो निशान नहीं मिला है, एक भी नहीं। ये बात उनके धार्मिक जीवन को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। लेकिन अब हम आते हैं सबसे बड़ी पहेली पर। वो चीज जो हमें उन्हें पूरी तरह से समझने से रोकती है, वो है उनकी लिखावट, उनके शब्द जो आज भी हमारे लिए एकदम खामोश हैं। देखिए, उनकी जो लिपि थी वो क, ख, ग जैसी नहीं थी, वो भाव चित्रात्मक थी। मतलब इसमें अपनी बात कहने के लिए चित्रों और चिन्हों का इस्तेमाल होता था। हर निशान का एक मतलब था जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। और यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। दुनिया भर के विशेषज्ञों की तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाया।
उनकी कहानियां, उनके कानून, उनका पूरा इतिहास, सब कुछ इन खामोश निशानों में कैद है। और तो और उनके लिखने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। इसे ब्रूस्ट्रोफेडन कहते हैं। इसका मतलब है वो पहली लाइन दाएं से बाएं लिखते थे, फिर अगली लाइन बाएं से दाएं, फिर अगली दाएं से बाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई किसान खेत में हल चलाता है। ये चीज इस पहेली को और भी ज्यादा उलझा देती है। तो चलिए अब हम अपनी इस जासूसी कहानी के आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये है कि आखिर इस महान सभ्यता का अंत हुआ कैसे? इसके खत्म होने को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भयानक बाढ़ आई होगी, कुछ एक विवादित थ्योरी आर्यों के आक्रमण को वजह बताते हैं। लेकिन आज के समय में जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है क्लाइमेट चेंज। ऐसा माना जाता है कि मॉनसून का मिजाज बदल गया, नदियां सूखने लगीं और धीरे धीरे ये महान सभ्यता खत्म हो गई। तो आज हमने एक ऐसी सभ्यता की कहानी को समझा जिसके शहर अब धूल बन चुके हैं और जिसकी भाषा पूरी तरह खामोश है। लेकिन हर नई खोज के साथ ये हमें अपने बारे में कुछ नया जरूर बताते हैं। सवाल बस यही है कि भविष्य में ये अपने कौन से गहरे राज हमारे सामने खोलने वाले हैं।